नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत नोटों की गड्डियों पर। जी हां, 200 करोड़ के करीब पैसा अभी तक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पास से बरामद हो चुका है। वो पीयूष जैन जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि खुल गया खजाना, काले धन का तहखाना। जिसकी काले धन की तह नोट गिनने वाली मशीनें अभी तक नहीं ले पाई हो, उसका सही आंकड़ा बताना कहां आसान है। हालांकि बताया गया है कि अब तक करीब 194 करोड़ रुपए कैश बरामदगी कन्नौज और कानपुर में हुई है, छापेमारी से हो चुकी है। आज भी अरबपति इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास पर जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। आज डीजीजीआई की टीम के साथ एसबीआई की भी एक टीम नोट गिनने की 3 मशीनें फिर लेकर पहुंची। आज भी दिन भर गिनती चलती रही। थोड़ी देर में यह पूरा आंकड़ा आने की उम्मीद है, यानी कि बताया जाए कि कितने करोड़ मिले हैं, कितने करोड़ तहखाने में छुपा कर रखे गए और अभी कितने करोड़ कई और ठिकाने से मिल सकते हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 194 करोड़ कैश, 23 किलो सोना। सोचिए, ये सब एक व्यक्ति के पास, एक व्यापारी के पास से मिल रहा है। 250 किलो चांदी और 300 चाबियां मिली हैं। ये चाबियां अभी कई तिजोरियों के भेद खोल सकती है। 300 चाबियां, कहां की चाबियां हैं, कौन कौन से तहखाने हैं, कौन कौन सी अलमारियां हैं, कौन कौन से रहस्य लोग हैं, यह अभी पता करना बाकी है। छापेमारी में 16 बेशकीमती प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले हैं। इनमें कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 संपत्ति शामिल है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन ने देश से बाहर दुबई में भी 2 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। काले धन के तहखाने तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं था। छापेमारी के दौरान अफसरों ने लॉकर, अलमारियां खंगाल डाली। फॉल सीलिंग, यानी कि जो ऊपर एक फॉल सीलिंग बनाई जाती है, उसे तक छान मारा कि कहीं वहां तो नहीं कैश छुपा कर रखा है। शुरुआत में कहीं कुछ भी नहीं मिला था, यह भी मैं आपको बताऊं। बेटों से पूछताछ में भी कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन टीम को लगा कि सूचना गलत थी। यह भी एक समय टीम को लगा, क्योंकि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन टीम डाइनिंग रूम में जब पहुंची और क्रॉकरी से सजी अलमारी उनको नजर आई, उसमें इटली की महंगी क्रॉकरी थी। और रैक करीब से देखा तो शक वहां पर हुआ, जिसके बाद रैक में रखी, यानी कि उस अलमारी में रखी क्रॉकरी को हटाया गया और उसके पीछे दीवार जैसा दरवाजा था और दरवाजे की चाबी नहीं थी। किसी तरह दरवाजा खोला गया और वहां मिला ये कैश की गड्डियां जो आप देख रहे हैं। दरवाजा खुला तो आंखें भी खुली की खुली रह गई। पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि अर्श से फर्श पर आया किसकी थी छत्र छाया। वक्त बदलता है तो हाल और हालात भी बदलते देर नहीं लगते हैं। जिसके कमरों में करोड़ों के नोट बिछे हैं, उसे जमीन पर चादर बिछाकर सोना पड़े तो बात कुछ बड़ी होगी। 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पीयूष की पहली रात कानपुर के काकादेव थाने में गुजरी। और वह तस्वीरें देखिए, एक तरफ नोटों का अंबार, इन नोटों के अंबार के बीच रहने वाला कैसे जमीन पर सोया। आज सुबह थाने के कमरे में कंबल ओढ़कर फर्श पर सोए हुए पीयूष जैन नजर आए। उन्हें थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क के केबिन में सोने के लिए जगह दी गई थी। जिस कारोबारी की अलमारी में करोड़ों रुपए सामान की तरह रखे हों, सिर्फ सामान की तरह, उसे जांच एजेंसियों की हिरासत में पहली रात फर्श पर सोकर बितानी पड़ी। पीयूष जैन के पास जितना पैसा था, उसका रहन सहन उससे बिल्कुल विपरीत था। यह मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि वो अक्सर यह बताया गया कि कैसे बेशुमार दौलत रखने वाला व्यक्ति खटारा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था। यानी कि नई गाड़ियों का बिल्कुल शौक नहीं, और पुरानी गाड़ियां भी इसलिए रखता था कि कोई शक ना हो। अपनी असलियत छुपाए रखने के लिए पीयूष जैन अपने ठिकानों पर साल 1.5 साल में चौकीदार बदल लेता था। उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये सब इसलिए कि इस अकूत संपत्ति पर, इन नोटों की गड्डियों पर किसी का ध्यान न जाए। और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि सारा पैसा इस खुद कारोबारी का था या इस काले धन का वो सिर्फ केयरटेकर था, पैसा किसी और का, किसका? ये सवाल आज महाभारत में उठा रही हूं। आज बोल रही हूं कि तहखाने का रास्ता क्या सियासत से है वास्ता? क्या इस तहखाने का रास्ता किसी सियासी मोड़ तक पहुंचता है,
ये सवाल वाजिब इसलिए क्योंकि यूपी में छापेमारी के बाद से सियासत में खलबली सी मची है, एक उबाल सा आया है। छापेमारी के बाद से पलटवार लगातार हो रहे हैं। कन्नौज और कानपुर में छापेमारी से चंद रोज पहले भी लखनऊ, मैनपुरी में छापेमारी हुई थी। यह छापेमारी कुछ सपा नेताओं के ठिकानों पर हुई। मैनपुरी में मनोज यादव की फर्म और लखनऊ में जैनेंद्र सिंह उर्फ नीटू यादव के गोमती नगर स्थित आवास पर इनकम टैक्स की टीमें पहुंची थी, जबकि मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। इस पर खुद अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और 18 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट किया था कि भाजपा को हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ और हार का कार्यक्रम बदस्तूर वो बदल नहीं पाएंगे। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहां छापे डालेगी? अखिलेश यादव ने कहा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल चुनाव में भी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर सरकार में ममता बनर्जी वापस आई। इस बीच कानपुर और कन्नौज की छापेमारी में बेशुमार पैसा निकला तो बीजेपी हमलावर हो गई है और इसका कनेक्शन सपा से जोड़ दिया है। खुद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए आज जो बयान दिया उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कैसे नोटबंदी का जो डर था वो अब समझ में आ रहा है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल ये कि अगर किसी कारोबारी के यहां पैसा मिले तो उस पर सियासी वार पलटवार की वजह क्या है? क्या इसका सियासत से सीधा वास्ता है, कनेक्शन है? और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि कन्नौज की छापेमारी क्या 2022 में पड़ेगी भारी? जी हां, सवाल छापेमारी को लेकर, सवाल छापेमारी से मिले काले धन को लेकर है और सवाल छापेमारी के वक्त को लेकर भी है। सवाल यह कि क्या यह छापेमारी 2022 में चुनावी मुद्दा बनकर उभरेगी? अगर यह भारी पड़ेगी तो किस पर भारी पड़ेगी? जिस तरह छापेमारी के बाद नोटों से भरे कमरे की तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां लगातार बनी रही है। ये तस्वीर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। हर कोई टीवी पर देख रहा है, हर कोई अपने फोन पर देख रहा है। नोटों की गड्डियां, भरा हुआ नोटों से भरा हुआ कमरा, जो कोई देख रहा है उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही। और अब इस छापेमारी पर जमकर जुबानी जंग भी हो रही है। कभी सत्ताधारी और विषय इसे एक दूसरे से, विरोधी इसे एक दूसरे से जोड़ते नजर आते हैं, तो कभी एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन जनता बारीकी से इस तस्वीर को देख भी रही है और इस पर प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब सवाल ये कि ये छापेमारी किससे क्षति पहुंचाएगी? 2022 में किसको नुकसान पहुंचाएगी? जहां विपक्ष छापेमारी पर सवाल उठाकर, काले धन और नोटबंदी पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पैसे को लेकर सपा पर निशाना साध रही है। बड़ा सवाल, करोड़ों का काला धन यूपी में उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनावी मुद्दा बनेगा। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। भारतीय जनता पार्टी आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है। जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। और मैं अपने मेहमानों पर जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। पीयूष जैन से मिला है विदेशी सोना। जी हां, ऐसा सोना जिस पर विदेशी हॉलमार्क है, विदेशी मार्किंग है और बरामद सोने पर अंतर्राष्ट्रीय मार्किंग है। विदेश से सोना कैसे आया? बरामद सोने की जांच में अब डीआरआई भी शामिल होगी।
डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस पूरी जांच में शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सोने की जो सिल्लियां मिली हैं, इन पे अंतरराष्ट्रीय मार्किंग है। यानी कि ये सोना पीयूष जैन के पास से मिला। 1-1 किलो के ये जो बिस्किट जैसे आपको सोने की सिल्लियां नजर आ रही हैं, ये कहां से आई? अंतरराष्ट्रीय मार्किंग वाला ये सोना कहां से आया, कैसे पीयूष जैन तक पहुंचा? यानी कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, कुछ किस तरह से पैसे को भारत तक लाने का है, उसकी भी जांच होगी। और इसीलिए अब डीआरआई भी इसमें शामिल किया गया है। मैं सीधे जा रही हूं पीयूष जैन के वकील सुधीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, पीयूष जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूं स्क्रीन पर अंकित उन्हें। सुधीर मालविया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी 14 दिन की पुलिस कस्टडी सुधीर जी, और इतना पैसा कि समझ नहीं आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कहां से कमाया सर? अब देखिए मैडम, ये तो एक आरोप है, अभी इसकी विवेचना होनी है और फिर कोर्ट में ट्रायल होना है। तो अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि रुपया कहाँ से आया, किसने कमाया। पहले तो इसको साबित करने दीजिए डीजीजीआई को। हाँ। ये चीज़ें हमने मीडिया के द्वारा, आप ही जो बंधुओं के द्वारा ये जानकारी मिली है, अभी मुझे लीगल पेपर्स इसके मिले नहीं हैं। तो जैसे ही लीगल पेपर्स मुझे मिलेंगे तो मैं उस पर कोई अपनी राय दे पाऊंगा। सुधीर जी आप तो वकील हैं, मैं जानती हूँ एक लफ्ज जो है आप बहुत फूंक फूंक कर बोलेंगे, लेकिन बतौर सर एक व्यूअर मैं आपसे पूछूं, जो देख रहे हैं इन तस्वीरों को, घर भरा हुआ है नोटों की गड्डियों से। लोग कह रहे हैं कहां से आ गया इतना धन, कैसे छुपा कर रखा था इतना धन? तहखाने बने हुए थे पीयूष जी जहां ये पैसा छुपाया हुआ था। मैं आपसे बतौर एक दर्शक पूछ रही हूं, ये देखकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है सर, ये पैसा आम आय का तो नहीं लगता? पीयूष जी माफ कीजिए, सुधीर जी। देखिए पहले तो मैडम मैं पीयूष जी नहीं, आप मुझे पीयूष जी करके आरोपित मत बनाइए। नहीं माफ कीजिए। मैं सिर्फ उनका एक अधिवक्ता हूं और उनकी चीज़ों को ऑनरेबल। देखिए ऐसा है कि तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में कुछ और समझ में आती हैं, लेकिन जब वास्तविकता होती है तो चीज़ें और निकल कर आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो दिखे वही सर्वसत्य होता है। तो और अगर ऐसा होता तो आरोप लगने के बाद उसका विवेचना का प्रोविजन न किया जाता। आप कह रहे हैं हमारे कानून में एक व्यवस्था है कि अगर कहीं कोई आरोप लगता है। जी नहीं बिल्कुल सर, न्याय व्यवस्था हम अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल हर एक व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, ये देश का संविधान और कानून देता है सर। लेकिन मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, एक बार वो तस्वीरें देखिए जो आप मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और ये हमारे दर्शक जो लोग देख रहे हैं टीवी पर, अपने फोन्स उठाकर जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं इतना पैसा कहां से आ गया? जिस व्यक्ति की आय, और क्योंकि वो कारोबारी थे सर, 5 करोड़ कमा रहे थे, लेकिन तकरीबन 200 करोड़ तो घर में था। तो ये पैसा क्या इनका कमाया हुआ था? कैसे आया? और ये छुपा कर क्यों रखा था सर अगर अपनी आय थी? अब देखिए ऐसा है कि मैं तो उनका अधिवक्ता इस बात का हूं कि हमारे खिलाफ जो केस बनाया गया, क्या ये केस लीगली मेरे ऊपर मेंटेनमेंट है या नहीं? अब पैसा कहां से आया, किसके घर में था, ये विवेचना की चीज़ है। आपके तमाम मीडिया बंधुओं की न्यूज़ों में मैंने देखा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मीडिया ये कहती है कि 20 तारीख से पीयूष जी को अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन आज जब डीजीजीआई ने पेपर सबमिट किए कोर्ट पे तो उन्होंने दिखाया कि साहब 26 तारीख को रात को 10 बजे हमने इनको अरेस्ट किया। सर यही खबर हम भी चला रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर यही खबर चला रहे हैं, यही खबर चली सर। मैं आपको बता दूं कि यही खबर चलाई गई कि कल मैं कह रहा हूं कि किया गया। मैं सर पर ये रेड की खबर और ये तस्वीरें तो हमारे पास ये भी है कि 20 तारीख से उनको कस्टडी में ले लिया गया। हाँ। देखिए कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है हमारे कानून में कि आप किसी व्यक्ति को समय से पहले गिरफ्तार करके अपने साथ रखें और उसके बाद फिर ये दिखाए कि साहब 4 दिन बाद हमने इनकी गिरफ्तारी की। आप एक संबंध दें हमको, उसकी व्यवस्था है 67 में व्यवस्था है जीएसटी एक्ट में, आप संबंध दें। सुधीर जी आप व्यवस्था, आप क्या व्यवस्था पर सवाल उठा रहे? मैं एक बार सुधीर जी मैं चाहूंगी आप 1 मिनट। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। एक बार सुधीर जी मैं चाहती हूँ आप बने रहें। वारिस पठान साहब जुड़ रहे हैं, MIM के प्रवक्ता हैं, और तारिक अहमद लारी साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। MH खान साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है BSP के,
और अवनीश अवस्थी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं पहले शलभ मनी जी, मैं एक बार सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। सुधीर जी पीयूष जैन के वकील हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये सब धन है, लेकिन देखिए 4 दिन से पता नहीं था, अब एकदम से बताया जा रहा है। मैं उनकी बात मान भी लूं सर कि 4 दिन से पुलिस उनको इंटेरोगेट कर रही है, लेकिन इतना अथाह पैसा, नोटों की गड्डियां, घर भरा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, इसे देखकर सर कौन सवाल नहीं उठाएगा? शलभ मनी जी। नहीं, देखिए, आप जो सवाल उठा रही हैं उन सवालों के जवाब मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, बच्चे को पता है ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा था। ये सवाल कई बार दिल्ली में जो हमारे स्टूडियो में पत्रकार भाई बैठे हैं उनके जहन में जरूर आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को खूब पता है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा किस उपयोग में लाया गया, कौन लोग उसके पीछे हैं, कहाँ इस पैसे का उपयोग होना था, ये बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक हमारे अधिवक्ता भाई ने जो पूछा है, ये उनका एक ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है वो उसका जवाब दे पाएंगी कि कब कस्टडी में लिया गया, कब उनको गिरफ्तार किया गया या क्या क्या उनके पास से मिला है। लेकिन जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिकवरी है और आज ये दिन है कि इस मंच पर हम सब बैठे हैं, अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, लेकिन हमें जांच एजेंसियों को बधाई देनी चाहिए कि इतनी बड़ी रिकवरी की गई है, इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें बरामद की गई हैं, सोने से लेके जो कैश है वो बरामद हुआ है, और जो भारत का जो कानून है, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, इतना बड़ा अमाउंट कैसे किसी के घर पर था, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, एक बहुत बड़ी रिकवरी है, निश्चित तौर पर साधुवाद की पात्र है और उत्तर प्रदेश की जनता को खूब पता है कि ये पैसा किन लोगों का था, कहां पर उपयोग होना था। कन्नौज में ये बरामदगी हुई है। जब ये रेड्स पड़नी शुरू हुई तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने सबसे पहले सवाल उठाना शुरू किया? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कहना शुरू किया कि नहीं साहब अब तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, जीएसटी भी आएगी? तो डर किसको था, किस बात का भय था? और जो भय था, आज वो देखिए ना, दीवारें टूट रही हैं, पैसे निकल रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं, सोना चांदी निकल रहा है, ये गरीबों का पैसा है। आज जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 2-2 बार राशन दे रही है, ये राशन उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पैसे में कन्वर्ट होकर लोगों की जेब में गया। आज जो लोगों को मकान मिल रहा है, छत मिल रहा है, वो 2017 के पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैसा कन्वर्ट होकर लोगों की जेब में गया। और ये पैसा देखिए आज यहाँ सबके सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी सामने आएगा, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि एजेंसियों को इस बात के लिए साधुवाद, कितनी बड़ी रिकवरी हुई है। मैं लारी जी के पास जाऊं, क्योंकि आप ये जो इस वक्त लड़ाई है वारिस साहब, ये बीजेपी वर्सेस एसपी हो गई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी, सुधीर जी मेरे साथ हैं जो वकील हैं पीयूष जैन के, वो यहाँ बता रहे हैं कि भाई अभी पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन एक आम नागरिक की तरह वारिस साहब मुझे तस्वीरें देखकर बताइए सर, इतना अथाह धन, नोटों की गड्डियां किस व्यक्ति, आम व्यक्ति के पास होती है? वो कारोबारी भी है, मैं कह रही हूं वो कारोबारी भी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है, उसके घर में इतनी नोटों की गड्डियां होती हैं सर क्या? वो कारोबारी भी है, समाजवादी पार्टी के साथ उनका ताल्लुकात भी है, यूपी के अंदर चुनाव भी है, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किस लिए पैसा रखा गया था, क्या चुनाव में वोट खरीदने के लिए पैसा रखा गया था, किस लिए रखा गया था। मगर सुचेता जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अदबन कि आप इतनी बड़ी एंकर है, 6 बजे अच्छा महाभारत चलाती है, आज का आपका मुद्दा ये होना चाहिए था, जो हमारे देश के अंदर जो आज हालात है जिसमें मुसलमानों के खुलेआम नरसंहार करने की बातें की जा रही है, उस पर आप क्यों चुप्पी साधे हुए? क्योंकि कथाकथित सेकुलर पार्टी तो उसका खंडन नहीं कर रहे, और आप तो उस पर डिबेट करा लेते। आप देखिए 17, 18, 19 को हरिद्वार के अंदर एक हुआ जेनोसाइड सम्मेलन, हरिद्वार का हेट स्पीच सम्मेलन, उसके बाद रायपुर के अंदर हुआ कल छत्तीसगढ़ जहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, वहां भी हेट स्पीच सम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया धर्म सांसद। सुनिए, जिस देश के अंदर कायदा कानून नहीं होता ना सुचित्रा जी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे एनार्की, अराजकता पैदा हो जाती है। हमारे देश उसी तरफ जा रहा है, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म खत्म होता जा रहा है। आपको उस पर चर्चा करना चाहिए। अच्छा, वारिस साहब मुझे बताइए, आपने खुद अपने मुंह से कहा भी कि ये पैसा इतना धन था, क्या इसका इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए हो रहा था? ये मैंने नहीं कहा वारिस साहब, ये आपने कहा। आप कद्दावर नेता हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, ओवैसी साहब क्या चाह रहे हैं चुनावों में उसको आकर टीवी डिबेट्स में रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में वोट खरीदने के लिए हो रहा था? और अगर इतना बड़ा ये एलिगेशन हो सकता है तो क्या ये मामला गंभीर नहीं है वारिस साहब कि इसके ऊपर मैं बहस ना करूं?
मैं इस पर बहस ना करूं। मामला तो बहुत गंभीर है। तो फिर मामला तो बहुत गंभीर है मैडम, मामला बहुत ही गंभीर है कि इतने 350 सर, वो चुनाव असद साहब भी लड़ रहे हैं ना। रोकड़ा किसी के घर पे मिल रहा है तो वाकई में ये गंभीर मामला है। मगर इसमें मोदी जी ने भी तो कह दिया था ना कि डिमोनेटाइजेशन होगा, सारा काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन देश से फिनिश हो जाएगा। ये तो काला धन धड़ाधड़ निकलता जा रहा है। अब चुनाव आने के पहले और कितने जनों के घर से लोग काला धन दिखाने तो मुझे पता नहीं है, मगर पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी उसकी भी होना चाहिए कि रायपुर। मैं एक बार सुधीर जी से पूछ लूं, वारिस साहब आप जो कह रहे हैं, कार्रवाई हुई हरिद्वार में किसने आयोजन किया था, क्यों किया था, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का कॉल किसने दिया था, उस पर भी इंक्वायरी होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, केस होने चाहिए। और जो भी मुलजिम है, चाहे पीयूष जैन ने पैसा रखा, चाहे वहां पे छत्तीसगढ़ में नरसंहार की बात की, महात्मा गांधी जी को गाली दी गई, गोडसे को सम्मानित किया गया, तो ऐसे तमाम जो गोडसे समर्थक आज भी हमारे देश में जिंदा है, जो लोग बेशरम लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई उनके यति नरसनंद के खिलाफ भी होनी चाहिए। अब मैं वारिस साहब आपका सवाल एक बार सुधीर जी से ले लेती हूँ। सुधीर जी, महिलाओं के खिलाफ सुधीर जी नहीं वारिस साहब, मैं एक और बात बताऊं आपको। 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर बहस की थी, तब आपको निमंत्रित किया था, तब समय की वजह से आप आए नहीं थे। आज आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पर बहस नहीं की। हर मुद्दे पर बहस होती है महाभारत में, और आप देखते हैं तो इसलिए आप जानते हैं। मैं लारी साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक बार सुधीर जी से पूछ लेते हैं। गांधी जी को गाली दी गई। एक मिनट सुधीर जी आप सुन रहे हैं। अब ये सियासी आरोप ये भी कि क्या ये पैसा चुनावों के समय क्या वोट खरीदने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहा था? ये बहुत बड़ा आरोप है। ये आरोप लग रहा है इस वक्त आपके सामने। आप वकील हैं पीयूष जैन के। लारी साहब आ रही हूं आपके पास, 1 मिनट। सुधीर जी बोलिए। देखिए लारी साहब आ रही हूं, 1 मिनट। वकील साहब से तो सुन ले। जी सुधीर जी बोलिए। हाँ देखिए, ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लोग अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपनी अपनी बातें कहेंगे। मैं एक कानूनी व्यक्ति हूं, मुझसे तो आप वही बातें पूछ सकती है जो मेरे मुवक्किल के केस के संबंध में रिलेवेंट हैं। अब आज इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो ये गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, कल इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो लोग इनका विरोध करेंगे। तो मैं तो इन चीज़ों से अलग हूँ, और जो कानूनी चीज़ें हैं आप हमसे पूछें, मैं जवाब दूंगा आपको। जी मैं एक बार लारी साहब को भेज पे लाइए। शलभ मनी जी को लीजिए स्क्रीन पे, वारिस साहब को लीजिए। लारी साहब जरा बताइए, ये गंभीर आरोप अभी बैठकर वारिस पठान साहब ने यहाँ पर लगाया कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये पैसा कई चुनावों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा था? मैडम पहली बात तो ये समझिए, ये जो शलभ भाई कहे हैं, वारिस पठान की बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी अभी हैसियत वो नहीं है कि मैं इनके बातों पर मैं टिप्पणी करूँ। शलभ भाई ने जो बात कही है कि हम लोगों ने हंगामा किया था, हम लोगों ने ट्वीट किया था, तो हम लोगों ने ट्वीट किसी कारोबारी के लिए नहीं किया था। हम लोगों ने ट्वीट अपने जो 3 हमारे नेताओं के घर पे, 2 नेताओं और एक अखिलेश जी के ओएसडी के घर पे जो छापेमारी हुई थी उस पर किया था। आप हमको ये बताने का कष्ट करें कि क्या उन तीनों समाजवादी के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके वहां से कुछ निकला? नहीं निकला। 1 रुपया नहीं निकला, 1 कागजात नहीं निकला। फर्जी ढोंग किया गया, इसके ऊपर पहले से निगाह थी। रोहित नाम के आदमी ने इनकी मुखबरी की थी अपने 10% कमीशन के चक्कर में। ये सारी जानकारी मैं इकट्ठी कर चुका हूं और पब्लिकली आज बता रहा हूं। और वो इन्हीं का रिश्तेदार था रोहित, जिसने सारी इंक्वायरी सारी इनकी चीजें निकाल के उसने रखी हैं। वो इनका रिश्तेदार है जो इनसे पैसा मांगना चाहता था। पैसा ना देने पर उसने सारी कहानी करी गई है। दूसरा, ये समाजवादी से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप पीयूष जी के जितने भी वो उनके लड़कों के जितने भी इंस्टाग्राम और ट्विटर और प्रोफाइल जितने भी आप चेक करेंगी, उसमें सबका यही है, सबका साथ सबका विकास, और नीचे इनके पान मसाले की फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ। नहीं, मुझे लारी साहब ये सब था सर, ये सब वारिस साहब को तो आपने खारिज कर दिया। आप शायद सियासत की बात कर रहे थे कि सियासी हैसियत उत्तर प्रदेश में वारिस साहब MIM की वो बात कर रहे हैं कि सियासी हैसियत MIM की क्या है अभी उत्तर प्रदेश में, क्या आप इस पर बोल सकें? वारिस है जिना की औलाद और शलभ मनी है। उत्तर प्रदेश का जनता डिसाइड करेगी इस बार। उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान डिसाइड करेगा कि जिन लोगों ने उनको इतने वर्षों तक दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया, कैसा जवाब देगा पलट के लारी? ऐसा जवाब देगा कि याद करोगे जिंदगी भर। ऐसा जवाब मिलेगा लारी, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा जवाब देगी जो मुसलमानों को बर्बाद। अरे वो तो देखा ना, मोहन भगवत के साथ कौन बैठा था? मोहन भगवत के साथ क्या चल रहा है?
क्या कर लिया मोहन भगवत के साथ इलू क्या चल रहा है? सिवाय मरवाने के और कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिवाय मरवाने के और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा इलू उनको है? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं हमारी कौम को जहां पे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई होगी। चल रहा है आगे, हम भी टीम पीछे हैं। अरे इल्जाम लगाना छोड़ो, जनता जवाब देगी, लारी उठा के फेंकेगी। ठीक है, एक एक करके नहीं नहीं, देखिए देखिए, नहीं इस तरह भाषा का स्तर नहीं गिराएंगे, भाषा का स्तर नहीं गिराएंगे। अब पलट के आपको जवाब मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्होंने मिलके देश का बंटवारा किया था, ठीक है, वही हरकतों पे लारी साहब मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ये जिन्नावादी डिबेट भी बहुत बार महाभारत में मैंने कर लिया। मुझे पता आप लोग उस मुद्दे से छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे सियासी फायदे भी जुड़े हुए हैं, सियासी फायदे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मुद्दा दूसरा है। शलम मनी जी, एक मिनट, शलम मनी जी को लीजिए। शलम मनी जी, मुझे ये बताइए कि जो जिस तरह से एक बार एक बड़ी खबर दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने आज क्या कहा, उसके बाद शलम मनी जी के पास में जा रही हूँ। बड़ी खबर ये कि सीएम योगी ने आज किस तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बड़ा हमला, सपा ने गरीबों को लूटा है, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि दीवारों से पैसा निकल रहा है। अब समझ आ रहा है कि बुआ बबुआ ने नोटबंदी का विरोध क्यों किया था। ये बड़ी बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, किस तरह से नोटबंदी का विरोध क्यों किया बुआ बबुआ ने, आज पता लग गया। उन्होंने कहा कि देखिए, समाजवादियों के घर की दीवारों से नोट निकल रहा है, पैसा निकल रहा है, ये गरीबों का पैसा है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर। शलम मनी जी, जैसा लारी साहब कह रहे हैं कि भाई ये पैसा आपने कारोबारी पर रेड की, उसके बाद जांच बढ़ाई है, आप हमारे साथ क्यों जोड़ते जा रहे हैं इन्हें? शलम मनी जी। नहीं, हम तो नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर पहले से किसी का कनेक्शन है, पहले से स्पष्ट है कि कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं ना कि ठीक है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप एजेंसियों से जांच कराइए, इसका मतलब कि सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बात, बोलने दीजिए शलम। देखिए लारी साहब बोलने दीजिए, आप बोलिएगा अपनी बात। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि एजेंसियों से जांच कराइए, हमें विश्वास है कि एजेंसियां जांच करेंगी तो सच निकलेगा, और जब छापे पड़ते हैं तो आप कूद कर सबसे पहले विरोध करने यहां पाते हो। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कन्नौज से कौन रहा है, कन्नौज किसका गढ़ रहा है, इत्र का क्या खेल है, इत्र किसका मित्र रहा है। छापों को लेकर सबसे पहले किसने कहा कि नहीं साहब छापे नहीं पड़ने चाहिए, और अभी तो सीबीआई आएगी, अभी ईडी और तो और नोटबंदी को लेकर किसने देश को गुमराह करने का प्रयास किया, यह भी देश को लोग जानते हैं। देखिए, कहीं कुछ बचा नहीं है, देश की जनता जानती है, प्रदेश के बच्चा जानता है कि यह पैसा किसका था, इसके पीछे कौन था और यह पैसा किस काम से लाया गया था। निश्चित तौर पर ये जो जांच एजेंसीज हैं वो और भी चीजें सामने लेकर आएंगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। आपके टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि 14 दिन की रिमांड हुई है, उस रिमांड में बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कनें देखिए बढ़ी हुई हैं, और वो स्पष्ट है इसलिए बढ़ी हुई है कि 14 दिन के रिमांड में क्या क्या निकलेगा, किसका नाम निकलेगा, अभी आप देखते जाइए। आगे बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं अभी। मैं शलम मनी जी, बड़ी बात यह है कि अभी तक जो पैसे की गिनती हुई है। एक मिनट लारी साहब, एक मिनट, मैं अवनीजेश अवस्थी जी के पास जाऊंगी एक बार। अवनीजेश जी, सुधीर जी यहां पर बैठे हैं, पीयूष जैन के वकील हैं, पीयूष जैन जिन्हें कस्टडी में भेजा गया 14 दिन की। अब वो कह रहे हैं कि अभी तो इस पूरे मामले की जांच होनी है, लेकिन जो तस्वीरें हम देखते हैं, मैं बार बार इसलिए कहती हूं क्योंकि सर ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया है। ये तस्वीरें देखकर हर कोई पूछ रहा है कि क्या काला धन कमाना इतना आसान है। इस पूरे पैसे की एक एक पाई की पूरी हिसाब देनी होगी पीयूष जैन को, अवनीजेश जी, और कहां लिंक है वो भी बताना होगा। सुचरिता, हाँ सुचरिता, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सुधीर जी को मैं कह दूं कि जो कागज पेश किया गया है, हाँ, उससे फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। रात को थाने में ही सोए हैं वो, आज कोर्ट में पेश किया गया है, इसलिए उसमें कहीं कोई किसी तरीके की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एक बात सुचरिता जी बड़े साफ सी है, आज किसके जो चैनलों पे आकर के जोर जोर से हंसा करते थे, उनके चेहरों पर जो आज मायूसी दिखाई दे रही है, जो इतने घबराए हुए हैं, संबंध उन्हीं का है। ये साइकिल ब्रांड इश्क किसने निकाला था? इत्र जो है, साइकिल ब्रांड इत्र जो है, वो किसने निकाला था? यही थे ना, यही सब लोग थे ना, कन्नौज वाले यही सब थे ना जिन्होंने इत्र निकाला था, साइकिल ब्रांड का इत्र। डब्बों में इत्र की शीशियों के साथ नोटों के बंडल जाने थे, आज घबराहट तो बड़ी स्वाभाविक है। ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता देख ले कि अगर किसी माफिया की जमीन पर कब्जा होता है
तो उस कब्जे को खाली करा करके गरीबों के फ्लैट दिए जाएंगे। ये है सरकार, रिश्तेदार को हमसे ना जोड़िए। गरीबों को फ्लैट मिलेंगे। अब टोटी चोरी वाला नहीं आ पाएंगे अब यहाँ पर। अरे मेरे भाई, 200 करोड़ के आसपास कैश मिलना, और अभी सच बात है, अभी तो सच बात है, ये मालूम चलेगा सोना कहां से आया, किसकी मिली भगत से आया, किसके साथ मिल करके आया, ये सब मालूम चलेगा। आज ये वकील साहब कहते हैं, आप लोग एक एक करके बात नहीं करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। शलभ मनी जी के पास जाऊंगी मैं। एक मिनट, लारी जी जवाब देना चाह रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, सुनिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अमित शाह शलभ जी, पीयूष जैन, अच्छा, क्या बात करेंगे आप? लारी साहब का है पैसा वो? लारी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा पैसा निकला है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप पॉलिटिकल कनेक्शंस जोड़िएगा। ये आपको लग रहा है ये कमाया हुआ पैसा है, ये इनकम टैक्स भरा हुआ पैसा है, इसकी एक एक पाई का हिसाब दे पाएंगे पीयूष जैन? सिर्फ ये बता दीजिए मुझे, उसके बाद आप पॉलिटिकल कनेक्शन भी जोड़िए। मैडम, पहली बात है मैं उनका अकाउंटेंट नहीं हूं। दूसरी बात, तीसरी बात ये समझ लीजिए, जैसे ये पान मसाले हैं वैसे ही यहाँ के लखनऊ में पान मसाले हैं पुकार वाले, उनके वहां भी रेड पड़ी थी और उनके वहां भी ऐसे ही कैश और सोना निकला था, और वो अटल बिहारी वाजपेयी को बाकायदा पैसे देते थे, अब राजनाथ जी को पैसा देते हैं। ठीक है, मैं एक बार लारी साहब आपको रोक रही हूँ। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे, और वहां पर उनके पास कुछ जानकारी है, क्योंकि अभी मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि अभी भी नोटों की गिनती जारी है कन्नौज में। कानपुर में जो पैसा निकला, अब कन्नौज में भी गिनती जारी है। वैभव जरा दिखाइए, बताइए क्या जानकारी है आपके पास वैभव? मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल जी, यहाँ पर फिर से जैसे दोपहर में हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैश स्लिप लेकर आई गई थी, एक बार फिर से एसबीआई के कर्मचारी जो है वो पहुंचे और कैश स्लिप लेकर पहुंचे हैं। ये कैश स्लिप भाई साहब बस 1 मिनट, ये कैश स्लिप जो दोपहर में एक बार लेकर गए थे, 4 गड्डी फिर थी और 4 गड्डी फिर लेकर जा रहे हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कैश और भी ज्यादा होने की उम्मीदें हैं। भाई साहब, इसमें तकरीबन कितने होंगे? 500 होंगे लगभग, 500 पीसेज हैं, और ये 4 गड्डी यानी कि 2000 कैश स्लिप और मंगवाई गई हैं एसबीआई की तरफ से। यानी कि अभी भी ये पूरी तरह से आंकड़ा जो है वो साफ नहीं है। डीजीआई की तरफ से ये जरूर कहा गया है प्रेस रिलीज के जरिए कि 17 करोड़ रुपए कैश यहां से बरामदगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कैश स्लिप का मंगाना ये इशारा जरूर करता है कि अभी आंकड़ा ये बढ़ सकता है। अभी ये नंबर वैभव जैसा बता रहे हैं, कैश स्लिप मंगाई गई है, और कैश स्लिप क्यों मंगाई गई है? क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब लिया जा रहा है। जो नोट मिल रहे हैं, जो गड्डियां मिल रही हैं, उन नोटों का हिसाब लिया जा रहा है। इन नोटों का अब क्या होगा ये भी आपको बताएं। जो रकम मिली है वो सीज की गई है, अभी एसबीआई बैंक में रखी गई है ये रकम, और सोर्स बताने का मौका पीयूष जैन को दिया जाएगा। पैसा कहां से आया ये उन्हें बताना होगा, साबित करना होगा कि ये काला पैसा नहीं है। ये टैक्स की जानकारी उन्हें देनी होगी, सही जानकारी होगी तो ये पैसा लौटाया जाएगा, वरना इसे ब्लैक मनी ही माना जाएगा। और इस पूरे मामले में उसी तरह से कार्रवाई होगी और आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि ये पैसा आरबीआई के पास जाएगा और उसके बाद ये वापस सर्कुलेशन में आएगा अगर इसे ब्लैक मनी घोषित कर देती है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मैं इसीलिए, जैसा आपने तस्वीरों में देखा, अगर ये ब्लैक मनी है, क्योंकि जो पैसा मिला है उसका एक एक पाई का हिसाब देना होगा, जो मैं बार बार बता रही हूं। इसका रिटर्न भरा गया, इसके ऊपर इनकम टैक्स दिया गया। अगर ये मेहनत की कमाई है तो इस पैसे को छुपा कर क्यों रखा गया? ये सारा पैसा जो वहां से मिल रहा है, जो वैभव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कैश स्लिप भरी जा रही है, यानी कि जो नोट मिल रहे हैं वो कैश स्लिप के जरिए ये देखा जा रहा है, ये सब रिकॉर्ड में जा रहा है। और अगर ये पैसा पीयूष जैन का अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा है तो एक एक पाई की जानकारी देनी होगी। अगर वो ये जानकारी नहीं दे पाएंगे तो ये ब्लैक मनी मानकर जाया जाएगा और इसे वापस सर्कुलेशन में डाला जाएगा। ये भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। मैं एक बार शलभ मनी जी आपके पास आऊंगी, मुझे ये बताइए शलभ मनी जी, ये पूरा पैसा, और जैसा सुधीर जी बता रहे हैं, यहां पर पीयूष जैन के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो कानूनी मामला देखता हूं, लेकिन इस पूरे पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, जो वारिस पठान ने थोड़ी देर पहले सवाल उठाया, इस पैसे का इस्तेमाल कहीं आने वाले चुनावों के लिए तो नहीं था? यह बहुत बड़ा मुद्दा है।
देखिए मैम, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बारे में प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन जितना मैंने मीडिया के सोर्सेज से सुना, आप सबके टीवी चैनल्स पे देखा कि इसमें बहुत कुछ है। ये हवाला का भी पैसा हो सकता है, इस पैसे का दुरुपयोग चुनाव में भी करने की तैयारी थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को पता है, उत्तर प्रदेश में अगर गरीबों को 2017 से पहले अनाज नहीं मिला, ये उसका पैसा था। उत्तर प्रदेश में गरीबों को अगर छत नहीं मिली, उनके मकान का पैसा लूटा गया, ये उसका पैसा था। अगर उत्तर प्रदेश में नौजवानों का हक मारा गया, महिलाओं का हक मारा गया, ये उसका पैसा था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस छापे का विरोध किसने किया, इस छापे के खिलाफ खुलकर कौन लोग आए। अभी एजेंसीज जांच कर रही है, बहुत कुछ सामने आएगा। मैं सिर्फ लारी जी से इतना निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा अमाउंट बरामद हुआ है, आपको सरकार को नहीं, एजेंसीज को धन्यवाद देना चाहिए। एजेंसीज को धन्यवाद लारी साहब। आप इस पैनल पर अगर कह सकते हैं तो एजेंसीज को इस बात के लिए साधुवाद दीजिए कि इतिहास मैं तो उनके उस रिश्तेदार को धन्यवाद दूंगा, रोहित को, जिसने ये चीज निकलवाई है। और मैं अमित शाह का ये पैसा बेसिकली नहीं, लारी साहब, आप इस बात से खुश नहीं है कि काला धन अगर है तो पकड़ा गया? ये 18,000 करोड़ रुपए का जो गड्ढा भरने का किया था सर, काला धन था, पकड़ा गया, इस बात की खुशी कहीं आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। जो सत्ता में आसीन होने का सपना देख रहे हैं सर, उम्मीद कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो या आप हो, उन्हें तो इस तरह की खबर पर खुश होना चाहिए कि देखिए काले धन को पकड़ा जा रहा है, ये जनता का पैसा है। तो वो खुशी मुझे आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रही लारी साहब। मैडम, पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है और कोई बात नहीं, मैं मूड में नहीं था आज डिबेट करने का। तबीयत मेरी डिस्टर्ब है, थोड़ा खांसी नजर। नहीं सर, प्लीज टेक केयर, गेट वेल सून। मेरा चेहरा हुआ, नहीं तो इन लोग नहीं, तबीयत का ध्यान रखिए सर। अभी तो चुनावी मौसम शुरू ही हुआ है, अभी तबीयत नासाज हो जाएगी तो अच्छा नहीं है सर। पूरी होने दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। मैम, पूरी बात हो लेने दीजिए। दूसरी बात यह है, लखनऊ में एक पान मसाला कारोबारी है, बहुत बड़ा कारोबारी है, पुकार पान मसाला, ठीक है। वो बाकायदा फाइनेंस करता है, हाँ। सब कुछ करता है बीजेपी को। वो वोटर भी है, सपोर्टर भी है, मेंबर भी है बीजेपी का, उसके वहां भी इसी तरह। चलिए शलम मनी जी, आप सुन रहे हैं, मतलब ये आपकी तरफ इशारा है कि ऐसे बहुत है जो आप भी करता था, राजनाथ जी उनके ऊपर भी रेड की जरूरत है। सिर्फ उनको मत पकड़िए जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, उन्हें भी पकड़िए जो आपके समर्थक है। ये बड़ा संदेश लारी साहब आपको दे रहे हैं। बहरहाल मेरे पास समय नहीं है, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि जो भी सत्ता में आने की उम्मीद कर रहा है वो कम से कम इस तरह की बड़ी कार्रवाई पर खुशी जताए। और अगर तबीयत नासाज है लारी साहब तो प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि चुनावी मौसम में अभी तो बहुत लंबी राह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।